डॉक्टर अनिल रामटेके, जीएस कॉमर्स कॉलेज वर्धा। आज मैं भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप एवं उनकी विशेषताएं इन पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। तो मित्रों, यह विषय आप गंभीरता से अध्ययन करने का विषय है। भारतीय अर्थव्यवस्था को समझने के लिए भारत के सोशल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, एजुकेशनल सिस्टम, प्लानिंग सिस्टम, इन सभी सिस्टम को समझना भली भांति बहुत महत्वपूर्ण होता है। भारत एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था का एक देश है, यह हम मानना चाहिए। भले ही भारत का आर्थिक विकास जिस तेजी से बढ़ रहा होगा, उस तेजी से बढ़ते हुए भी भारत में कई प्रकार की खामियां अर्थव्यवस्था में रह चुकी है, ये हम नहीं भूलना चाहिए। चलो, अब मैं भारतीय अर्थव्यवस्था की स्वरूप और विशेषता के बारे में आपको अवगत कराऊंगा। भारतीय अर्थव्यवस्था एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था मानी जाती है, ये तो हम मान चुके हैं। लेकिन अल्प विकसित अर्थव्यवस्था को विवेचना पूर्ण समझने के लिए करते समय भारत में राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय का नीचा स्तर किस तरह से है, उसके बारे में हम बात करेंगे। लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटल इनकम। विकसित अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी देशों में जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, जापान, इनकी तुलना में भारतीय अर्थव्यवस्था हर प्रकार से अल्प विकसित है, ऐसा हम मान सकते हैं। क्योंकि स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने लोकतंत्रीय आर्थिक आयोजन का प्रयोग किया था। वो भी भारतीय आयोजन के लगभग 6 दशक पूरे होने के बाद भी हमारे देश में विशेष सुधार नहीं आया, यह हम मानना चाहिए। आज की वर्तमान स्थिति के विकसित देशों में और भारत की प्रति व्यक्ति आय में पहले की तुलना में काफ़ी अंतर दिखाई देता है। और इस समय भारत की प्रति व्यक्ति आय अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय से लगभग 1.45 यानी इतना अंतर है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि विभिन्न देशों में प्रति व्यक्ति आय से संबंधित जो भी हम जानकारी, जो भी स्टैटिस्टिकल डाटा डिफाइन करते हैं, तो उसको अलग अलग तुलना में अध्ययन करते हैं। और इस दृष्टि से हम देखेंगे तो प्रति राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में क्रय शक्ति, हमारे देश की क्रय शक्ति की समता अनुमानों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें मध्यम श्रेणी की आय वाले देश के प्रति भारत की प्रति व्यक्ति आय 5 गुना है। इतना ही नहीं, इस समय अल्प विकसित देशों में अगर देखेंगे तो प्रति व्यक्ति आय के स्तर में भारत का स्थान बहुत ही नीचा है। इसमें जानकारी, अलग अलग प्रकार की जानकारी अगर देते हैं तो 2000 में इसका अनुमान अगर देखेंगे तो 2000 में इसमें स्टैटिस्टिकल डाटा अमेरिका का प्रति व्यक्ति आय 14 गुना था। भारत से 14 गुना प्रति व्यक्ति आय दिखाई देता है। 2006-7 में अगर देखेंगे तो भारत का प्रति व्यक्ति उत्पन्न पर कैपिटल इनकम 31,080, 2008-9 में 40,605, 2009-10 में 46,107, 2011-12 में
61,564 इस तरह से पर कैपिटल इनकम हमारे देश में दिखाई देता है। तो भारत की अर्थव्यवस्था में जो आधारभूत विशेषताएं हम जब देखते हैं तो प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में बड़ी मात्रा में यहाँ अंतर दिखाई देता है। यहाँ 2010 की स्टैटिस्टिकल डाटा के अनुसार हमारे देश में जो जीएनपी $2,960 था, अमेरिका में $46,970 था। इतना डिफरेंस इस प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में दिखाई देता है। दूसरा, भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप और उसकी विशेषताएं दिखती है आय का अन्यायपूर्वक वितरण, इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कहते हैं इसको, आय का अन्यायपूर्वक वितरण। भारत में आय और संपत्ति का वितरण अन्यायपूर्वक ही दिखाई देता है। उसमें 2008 के अनुसार भारत में जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिमान 10% सकल घरेलू उत्पाद व्यय में हिस्सा मात्र 3.6% था, जबकि सबसे धनी 10% का हिस्सा 31.1% था। इसमें निर्धन लोगों की जो संख्या है, निर्धन लोग 20% जनसंख्या के हिस्से को देखें तो 2004-05 में 8.1% दिखाई देता है और सबसे धनी 20% का हिस्सा 45.3% दिखता है। और आज की वर्तमान स्थिति में अगर देखेंगे तो 953 लोगों के पास 27% भारत देश का जीडीपी समाविष्ट है। 201 लाख करोड़ रुपए का जीडीपी, इनमें से 27% जीडीपी 953 लोगों के पास है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप हमें वर्तमान स्थिति में दिखाई देता है। ये सब स्टैटिस्टिकल अनुपात ईयर वाइज अगर देखेंगे तो बड़ा गंभीरता से हमें या खेद व्यक्त करना चाहते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप बड़ा निचले स्तर का दिखाई देता है। तो इसमें सरकार ने कई प्रकार की डेवलपमेंट या कई प्रकार के रिफॉर्म करने की जरूरत है, जैसे कि एग्रीकल्चर रिफॉर्म, एजुकेशनल रिफॉर्म, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म, उसमें हम पर्यावरण का एक सुधार, कई प्रकार के सुधार को देखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करने की जरूरी भारत में दिखाई देती है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप और उसकी विशेषताएं अगर देखेंगे तो वर्तमान स्थिति में भारत का जीडीपी माइनस में चल रहा है। 2020-21 की जानकारी अगर देखेंगे तो पहले तिमाही में भारत का जीडीपी कितना है, 23.9% माइनस में चल रहा है। तो ये है अर्थव्यवस्था में अगर देखेंगे तो भारत की अर्थव्यवस्था को सुधार करने के लिए बड़ी मात्रा में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म होना बहुत जरूरी है। तो कई योजनाओं ने गरीबी का उन्मूलन करने की कोशिश की। व्यापक तरह से देखेंगे तो व्यापक गरीबी, इस पर भी ध्यान देना जरूरी है कि हाई इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी पर ध्यान देना जरूरी है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप और विशेषताएं अगर देखेंगे तो इस पर भी अध्ययन करना जरूरी है। आय की असमानताओं से जुड़ी कई समस्या आम लोगों की गरीबी है। एक सामान्य स्तर से गरीबी का कथन करना बहुत जरूरी होता है। इसमें छठी पंचवार्षिक योजना के अनुसार अगर देखेंगे तो कई प्रकार का योजना आयोग ने एक बड़ा ठोस मसूदा उसमें किया है, मसूदा किया है। 1979 to 80 में ग्रामीण क्षेत्रों में 50.7%, शहरी क्षेत्रों में 40.3% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे है, ऐसा माना था। और इनमें दोनों मिलाकर
48.44% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे है। और आज 2019-20 की तुलना में अगर देखिए, वर्तमान स्थिति में भी 21% पीपल कैन नॉट गेट द फूड एंड शेल्टर, बटर एंड वाटर टू टाइम। म्हणजे भूखमरी के कगार पर 21% पीपल्स आर इन प्रोसेस ऑफ भूखमरी इन अवर कंट्री। स्टारवेशन कहते हैं उसको। तो योजना आयोग, कई योजना आयोग के अनुसार गरीबी रेखा को या गरीबी को दूर करने के लिए जनसंख्या पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी होता है। अब 2000 कई प्रकार की जानकारी यहाँ प्रस्तुत होती है। इसमें हम देखेंगे गरीबी का उन्मूलन होना बहुत जरूरी होता है। हमारे देश में योजना मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित बनाई गई थी। भारतीय योजना आयोग का ढांचा मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं का ढांचा माना जाता था, लेकिन 1991 के बाद नई न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज जब एलपीजी के अनुसार लाई गई, उसके तहत देश में प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ट्रांसनेशनलाइजेशन, इस प्रकार की प्रोसेस 1991 से जब से आई, तब से देश में कई मात्रा में सुधार भी आया। शुरुआती दौर में पहले 5 साल में बड़ी मात्रा में सुधार आया, लेकिन बाद की 5 साल के बाद 1995 के बाद देश की अर्थव्यवस्था में करप्शन, कई प्रकार की बीमारी हमारे देश में आई। उसमें हम करप्शन कहते हैं या नेपोटिज्म, सोशल इंजस्टिस, कई प्रकार की देश में कई प्रकार की भ्रांतियां निर्माण हुई। तो इससे गरीबी व्यापक पैमाने में डाउन न होते हुए वो गरीबी का स्तर और ऊंचा बढ़ता रहा। तो इसमें आज की अर्थव्यवस्था में अगर देखेंगे तो जनसंख्या के अनुपात में गरीबी का अनुपात बड़ा भयावह दिखाई देता है। कृषि की प्रधानता यह भी भारतीय अर्थव्यवस्था का एक स्वरूप माना जाता है। भारतीय जनसंख्या का व्यावसायिक आधार पर विभाजन संतोषजनक नहीं है और यह देश के आर्थिक दृष्टि से पिछड़ेपन का प्रमाण दिखाई देता है। 1951 में कुल 24.9 करोड़ पीपल कुल जनसंख्या के 70% थे और कृषि पर अपनी जीविका के लिए निर्भर थी। अब योजना अवधि के पहले 4 दशकों में बहुत कम परिवर्तन कृषि क्षेत्र में आया। 1991 में 66.9% लोग कृषि पर निर्भर थे और राष्ट्रीय निर्देश सर्वेक्षण के अनुसार और श्रम मंत्रालय के अनुसार देखेंगे तो इसमें 1990 के दशक में कृषि जनसंख्या की निर्भरता इसमें कमी आई और 2001 में कृषि में 56.7% लोग कार्यरत थे। परंतु इतना तो स्पष्ट है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की तुलना में कृषि पर अत्यधिक लोग कार्यरत दिखाई देते हैं और कृषि रोजगार का मुख्य साधन भारत में यह माना गया है। लेकिन कृषि की प्रधानता को जानने के पहले भारतीय अर्थव्यवस्था की दूसरी जो विधि है, भारत का सकल घरेलू उत्पाद 2014 तक तो बढ़ते ही गए, लेकिन जैसे कि भारत की अर्थव्यवस्था में नई राजनीति का एक उथल पुथल आया। इस 2014 में जब से नई सरकार आई, तब से नोटबंदी की आह्वान जब सरकार ने किया तो शुरुआती दौर में भारत का भ्रष्टाचार कम होगा ऐसी भ्रामिकता निर्माण की गई थी। लेकिन 50 दिन के बाद
नोटबंदी से ही भारत का जीडीपी बड़ा डाउन होते रहा। बाद में जीएसटी आई, जीएसटी पॉलिसी निर्माण हुई, तो जीएसटी से भी 28% जीएसटी लगाकर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगाकर भारत की जीडीपी बड़े निचले स्तर पे चली गई। भारत देश की सरकार ने अनुमान यह किया था कि भारत का आर्थिक विकास बड़ी मात्रा में 10%, 11% तक रहेगा, लेकिन भारतीय विकास, आर्थिक विकास का दर तुलना में देखेंगे तो नोटबंदी, जीएसटी और वर्तमान स्थिति में कोविड-19 महामारी के कारण भारतीय सकल घरेलू उत्पाद बड़ी मात्रा में नीचे चला गया, वो -23.9% तक चला गया। इससे हम देश का और कृषि को जो सरकार ने प्राधान्यता दी थी, वो आज भी कृषि क्षेत्र में उतनी लेवल में प्रोग्रेस नहीं हुई है। कृषि क्षेत्र में आज 2.1% कृषि क्षेत्र का विकास माना जाता है। सरकार कहती है कि 4% तक लेके जाएंगे, लेकिन कोविड-19 पेंडेमिक के कारण हमारे देश में भारतीय सकल घरेलू उत्पाद और भारत इकोनॉमिक ग्रोथ वो नीचे चला जा रहा है। तो इसमें उपाय, अगर रिफॉर्म, एग्रीकल्चर रिफॉर्म अगर करना है तो भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन, कई उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, एजुकेशन पॉलिसी का नेशनलाइजेशन, एग्रीकल्चर का नेशनलाइजेशन, रेलवे का नेशनलाइजेशन, बैंकिंग पॉलिसीज का नेशनलाइजेशन, ऐसे कई क्षेत्रों का नेशनलाइजेशन, सरकारीकरण, राष्ट्रीयकरण होना जरूरी है। जबकि सरकार ने भारत का आर्थिक विकास करने के लिए निजीकरण की प्रक्रिया अवलंबित की, और निजी क्षेत्र की राह पर भारत सरकार की प्रक्रिया अगर चलती रही तो देश का आर्थिक विकास सफल नहीं हो पाएगा। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप अगर उसमें चर्चा करते हैं तो जनसंख्या में तेजी से वृद्धि और उसमें ऊंची निर्भरता का अनुपात, इस पर भी ध्यान देना जरूरी है। जैसा कि भारत में 1961 की जनगणना के अनुसार देखेंगे तो 43.9 करोड़ लोग देश में थे। 2001 की जनगणना देखेंगे तो 102 करोड़ पीपल भारत की जनसंख्या थी। आज 2011 की जनसंख्या देखेंगे 120 करोड़ जनसंख्या दिखाई देती है, और 2021 की जनगणना आएगी तो भारतीय जनसंख्या का स्वरूप और बढ़ता हुआ दिखेगा। उसकी तुलना में हम देखेंगे तो भारत में जनसंख्या को, बढ़ती हुई जनसंख्या को रिड्यूस करने के लिए भारत ने जनसंख्या का जो सुधार लाया, तो वो जनसंख्या में सुधार लाना, वो रिफॉर्म लाना, पॉपुलेशन रिफॉर्म निर्माण करने की बहुत जरूरी होती है। क्योंकि भारत एक अल्प विकसित राष्ट्र है, और अल्प विकसित राष्ट्र को पहले ह्यूमन बीइंग को बड़े पैमाने में स्टेबल करना जरूरी होता है। और इसमें हम यह बात करेंगे कि भारत की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 382 प्रति चौरस किलोमीटर में, 2005 में 368 प्रति चौरस किलोमीटर में भारतीय जनसंख्या थी। तो इसका जो साक्षरता का प्रमाण, भारत में लोगों के साक्षरता का प्रमाण भी बड़े पैमाने में इंक्रीज करना जरूरी होता है। तो इस प्रकार के मानवीय विकास का नीचा स्तर हमारे देश में बड़ी मात्रा में दिखाई देता है, और पूंजी का अभाव भी दिखाई देता है। तो पूंजी का अभाव, स्केर्सिटी ऑफ कैपिटल, आर्थिक विकास की गति को तेज करने वाले कारकों को पूंजी की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण दिखाई देती है। और पूंजी निर्माण के नीचे अनुपात को फलस्वरूप राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि,
राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि का दर नीचा दिखाई देता है, जबकि पूंजी उत्पादन अनुपात गिरने की प्रवृत्ति अगर न दिखलाए तो कहते हैं कि देश में तेजी के साथ विकास के लिए भी भारी मात्रा में पूंजी कर का निर्माण होना बड़ा आवश्यक है। इसलिए जीएसटी लाया गया है। भारत एक पूंजीवादी राष्ट्र माना जाता है, क्योंकि मैंने पहले बताया कि 953 लोगों के पास भारत का 27 जीडीपी है। भारत में निर्धनता, भारत एक रिच कंट्री है, इंडिया इज रिच कंट्री विथ पुअर पीपल, ऐसा माना जाता है। इंडिया इज रिच कंट्री विथ पुअर पीपल, ऐसा माना जाता है। तो कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, स्टेट सोशलिज्म भारत में था। समाजवादी राज्य व्यवस्था देश में बड़े पैमाने में विकास कर रही थी, लेकिन हमने रशिया की अर्थव्यवस्था का अनुकरण जब देश की सरकारें कर रही थी तो देश का आर्थिक विकास बढ़ रहा था। जब से अमेरिकन अर्थव्यवस्था की पॉलिसी हमारे देश में लागू की, तब से ही हमारे देश में कई प्रकार की वृद्धि और विकास की छेद हमारे देश में लग गई है। ऐसा हम ये मानकर हम नहीं भूलेंगे। तो इसमें मानव विकास का नीचा स्तर दिखाई देता है। भारत मानव विकास का माप संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमों द्वारा निर्मित मानव विकास सूचकांक की सहायता के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और मानव विकास सूचकांक भी मानव विकास के 3 आधारभूत सूचकों में दिखाई देता है। आयु, ज्ञान और जीवन संभावना का मिश्रण है। और आज भी हम ह्यूमन इंडेक्स अगर देखेंगे तो भारत में मानव संसाधन का दर्जा निकृष्ट दर्जा दिखाई देता है। और भारत में इलिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में 34.5% लोग निरक्षर दिखाई देते हैं। और 2000 उसी में ही अगर 26% पीपल इलिटरेट दिखाई देते हैं। इलिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। तुलना में अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों की तुलना में भारत में इलिटरेसी रेट बड़ी मात्रा में इंक्रीज होती हुई दिखाई देता है। तो 2014 में मानव विकास निर्देशांक का भारत का क्रमांक 135 पर था, चीन का 91 पर था। तो इसमें हम अनुमान करते हैं कि ह्यूमन इंडेक्स रेशियो इज कमिंग डाउन ड्यू टू हम कहते हैं कि नोटबंदी, जीएसटी एंड हम कहते हैं कोविड-19 पेंडेमिक। इसके कारण भारत में सकल घरेलू उत्पाद और ह्यूमन इंडेक्स निकृष्ट दर्जा पर दिखाई देता है। वित्तीय संस्थाओं का अपूरा विकास कितना हो गया? वित्तीय संस्थाओं में जो अपूरा विकास हुआ, भारत में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को रिफॉर्म करना बहुत जरूरी है। जब तक भारत का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में रिफॉर्म होना, जैसे कि बैंकों का रिस्ट्रक्चर होना, बैंकिंग पॉलिसी का रिस्ट्रक्चरिंग पॉलिसी निर्माण करना, 4 बैंक में सभी जो बैंकिंग समूह जो है भारत का, उसमें ओनली 4 बैंक रखने की प्रक्रिया भारत सरकार की है। तो भारत में जो नेशनलाइज बैंकों को एक सिकुड़ना और 4 बैंक पर लाना, यह भारत के आर्थिक विकास का किस मात्रा का दौर है, किस प्रकार का विकास है, यह अनुमान मानकर हम यह क्रिटिसाइज करना चाहते हैं कि भारत देश को आर्थिक और सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करना चाहेंगे तो देश की अर्थव्यवस्था को रिफॉर्म करना बहुत जरूरी है। थैंक यू।